जया जी अपनी पड़ोसन से बातें करते हुए, कांति को तो देखो कैसी बहू पसंद की है। बहू तो बिल्कुल काली कलूटी है। देखना, मैं तो अपने बेटे मिथिलेश के लिए चांद सी बहू लाऊंगी। जया जी को अपनी खूबसूरती पर बड़ा ही घमंड था। आज भी वो सबको बताते हुए नहीं थकती हैं कि वो जवानी में कितनी सुंदर थीं। सभी लोग उन्हें सुंदरता के कारण हीरोइन हीरोइन कहकर बुलाते थे। आज भी वो घंटों बैठकर उपटन लगाती हैं। मिथिलेश को जब माँ उपटन लगाने लगी तो उसने गुस्सा होते हुए कहा, क्या कर रही हो माँ? अरे खुद को तो देख, तेरा रंग कितना काला हो गया है जब से तू काम पर जाने लगा है। जरा ख्याल रखा कर अपना। अब ज़्यादा बोल मत। और उन्होंने मिथिलेश को उपटन लगाकर ही दम लिया। जया जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलीं, अरे पंडित जी, देखिए, मुझे मेरे मिथिलेश के लिए गुणवंती चांद सी लड़की चाहिए, लगना चाहिए जया जी की बहू है। ये आप कैसे कैसे फ़ोटो ले आते हैं? मिथिलेश बहुत ही समझदार लड़का था। पढ़ाई पूरी होते ही बिजनेस में अपने पापा का हाथ बटाने लगा था। रमाकांत जी भी अब बहुत खुश थे, क्योंकि जब से मिथिलेश उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा था, उनका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा था। रमाकांत जी ने जया जी को कहा, सुनो जया, किशोर जी की बेटी की शादी है अगले हफ्ते मुंबई में। हाँ तो मैं और मिथिलेश अगले शनिवार को जा रहे हैं। तुम हम दोनों का सूटकेस पैक कर देना। किशोर जी के साथ इतने सालों से व्यापार कर रहे हैं तो अब दोस्ती का ही नाता हो गया है। और हाँ, उनकी बेटी को देने के लिए एक अच्छी सी साड़ी भी खरीद लाना तुम। अब दूसरों की शादी में ही जाते रहोगे या अपने बेटे के लिए भी कोई लड़की देखोगे? अगले महीने मिथिलेश 24 साल का हो जाएगा। तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तब ना। हर लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती हो। अब हर लड़की हीरोइन तो होती नहीं है। रमाकांत जी ने जया जी से मज़े लेते हुए कहा। आप भी ना? जया जी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। अगले शनिवार दोनों शादी के लिए रवाना हो गए। किशोर जी और रमाकांत जी सालों से साथ में व्यापार कर रहे थे, तो दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। शादी का इंतज़ाम भी बढ़िया किया था। बारात आने का समय हो गया था। अचानक ही शादी का माहौल गमहीन हो गया। जिस रास्ते से बारात आ रही थी, वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया था। घटना स्थल पर ही दूल्हे की मौत हो गई और रिश्तेदार भी घायल हो गए। जैसे ही ये खबर मिली, मातम का माहौल हो गया। रमाकांत जी किशोर जी के पास ही खड़े थे। ये खबर सुनते ही वो चक्कर खाकर गिर गए। मिथिलेश ने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसने कार निकाली और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। किशोर जी को हार्ट अटैक आया था, पर समय रहते हॉस्पिटल पहुंच जाने की वजह से जान बच गई। अगले दिन जब उन्हें होश आया तो उनकी पत्नी ने बताया कि आज मिथिलेश की वजह से ही उनकी जान बची है। किशोर जी ने मिथिलेश को बुलाया। उनके साथ ही रमाकांत जी भी थे। किशोर जी की आंखों से आंसू बह निकले। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, जो आंसू बेटी की विदाई में बहने थे, वो आंसू ऐसे बहेंगे कभी सोचा नहीं था। बड़ी मुश्किल से तो उसकी सगाई हुई थी। हादसे के बाद तो वो पत्थर की मूरत सी बन गई है। ना कुछ खा रही है, ना पी रही है। ऊपर से लोगों के ताने। अब कौन करेगा उससे शादी? किशोर जी फपक फपक कर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रो पड़े। रमाकांत जी ने कहा, आप रोइए मत।
ये हादसा था, किसी के साथ भी हो सकता था। फिर भी अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता हूँ। किशोर जी ने भरी आंखों से उन्हें देखा। एक बार फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले ही दिन मिथिलेश और निशा की शादी हो गई। उसी दिन वो लोग घर के लिए निकल पड़े। दरवाजे की घंटी बजी। जया जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो हैरान हो उठीं। बेटी, इनके पाँव छुओ, ये तुम्हारी सासू माँ है। रमाकांत जी ने जैसे ही ये शब्द बोले, जया जी पर तो मानो जैसे पहाड़ ही टूट गिरा। वो गस खाते खाते बची। रमाकांत जी और मिथिलेश उन्हें अंदर ले गए। कमरे में आती हुई आवाज़ें निशा को सुनाई दे रही थीं। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। रमाकांत जी ने कहा, मिथिलेश, तुम निशा को कमरे में लेकर जाओ। नहीं, वो काली कलूटी बदसूरत सी लड़की कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। जहाँ से लाए हो उसे वहीं छोड़कर आओ। ये मेरे बेटे की पत्नी कभी नहीं बन सकती। जया जी बहुत गुस्से में बोलीं, जो हो गया उसे तुम नहीं बदल सकती। जया, परिस्थितियों को समझो। अगर वो हमारी बेटी होती तो। मुझे कुछ नहीं समझना। तुम जाओ बेटा, रमाकांत जी ने कहा। मिथिलेश निशा को लेकर कमरे में चला गया। जया जी पूरी रात आंसू बहाती रहीं। क्या क्या सपने देखे थे उन्होंने अपने बेटे की शादी के, अपनी बहू के, मगर अब सब सपने जलकर खाक हो गए। निशा अपने नाम की ही तरह श्याम वर्ण, छोटा सा कद, चेहरे पर हल्के से दाग धब्बे। शायद यही कारण रहा था कि किशोर जी उसकी शादी के लिए ज़्यादा परेशान थे। वहीं मिथिलेश लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा, अपनी माँ की तरह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता था। अगले दिन निशा जल्दी उठकर चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आई। निशा ने कहा, मम्मी जी चाय। जया जी ने सरसराती हुई निगाह से देखा और कप उठाकर फेंक दिया। निशा सन्न रह गई। निशा जितनी भी कोशिश करती अपनी सास को खुश करने की, वो उतना ही कठोर होती जा रही थी। अपने मीठे स्वभाव की वजह से कुछ ही दिनों में निशा ने मिथिलेश और रमाकांत जी का दिल जीत लिया। आज फिर जब जया जी ने निशा को बेवजह झड़प लगाई, निशा अपने आंसू रोक न सकी। मिथिलेश ने पूछा, क्या हुआ? निशा ने नज़र झुकाकर कहा, कुछ नहीं। वो जरा सा आँख में कुछ चला गया। इधर देखो, सुनो, मैं सब जानता हूँ, पर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मिथिलेश ने निशा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं जानती हूँ मैं आपके लायक नहीं हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है। मम्मी जी की हालत मैं समझ सकती हूँ, वो भी गलत नहीं है। किसने कहा कि तुम अच्छी नहीं हो? तुम बहुत अच्छी हो। जिस तरह हमने तुम्हारी अच्छाई को पहचाना है, वैसे ही एक दिन मम्मी जी भी पहचान लेंगी। ये कहकर मिथिलेश ने निशा को गले से लगा लिया। जया जी का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने हर संभव प्रयत्न किए उसे परेशान करने के लिए। निशा ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। घर का सारा काम निशा से करवाती, हर काम में गलती निकालती, पर निशा चुपचाप सब सह लेती। बुरा न मानो होली है। निशा ने नींद में सोए मिथिलेश के गालों पर होली का रंग लगाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात। मिथिलेश ने उसके हाथ से रंग लिया और निशा को पूरा रंग दिया। निशा तैयार होकर रंग की थाली लेकर नीचे गई। पापा जी, हैप्पी होली। निशा ने
उनके सर पर तिलक लगाया। हैप्पी होली बेटा, जिंदगी का हर रंग यूं ही तुम्हारे चेहरे पर खुशियां लाए, सदा खुश रहो। रमाकांत जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। हैप्पी होली मम्मी जी, निशा ने जया जी को तिलक लगाते हुए कहा। जया जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे तुम बहू को रंग नहीं लगाओगी क्या? आखिर बहू की पहली होली है, जया जी ने मुंह बनाते हुए कहा। काले रंग पर भी कोई रंग चढ़ता है जो इसे रंग लगाऊं? निशा की आंखें फिर से एक बार भर आईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। पास ही पार्क में होली का आयोजन था, सब वहीं चले गए। जया जी की तबीयत थोड़ी खराब लगी तो वो उठकर चली आईं। निशा ने जब मम्मी जी को अकेले घर की तरफ जाते हुए देखा तो वो मिथिलेश के पास गई। सुनिए, मम्मी जी घर गई हैं, मैं भी जा रही हूँ। मिथिलेश ने कहा। ठीक है। जया जी को थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। उन्होंने सोचा वो नहा लेंगी तो थोड़ा उन्हें अच्छा महसूस होगा। उन्होंने बाथरूम के गीजर का स्विच जैसे ही ऑन किया, अचानक से उसमें करंट उतर आया। गीले हाथों की वजह से उन्हें जोर का झटका लगा और वो उसमें चिपक गईं। निशा ने जब दरवाजे से जया जी की हालत देखी तो वो भाग कर आई और अपनी सूझबूझ दिखाते हुए उसने मेन लाइट बंद कर दिया। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। मम्मी जी, आप ठीक तो हो? उनकी आंखें खुली तो देखा निशा कुछ बुदबुदा रही है। सुनिए जी, मम्मी जी को होश आ गया है, निशा चिल्लाई। थोड़ी ही देर में डॉक्टर, रमाकांत जी, मिथिलेश सब आसपास थे। डॉक्टर ने जया जी का चेकअप किया। यकीन मानिए, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको यहाँ पर समय पर ले आया गया, वरना जान भी जा सकती थी। वो तो शुक्र है कि आपकी बहू ने बहुत समझदारी से काम लिया, डॉक्टर ने कहा और दवा देकर चले गए। जया जी की नज़रें शर्म से झुक गईं। उन्होंने निशा को अपमानित करने का कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ा। फिर भी निशा ने उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने निशा की सूरत देखी पर उसकी सीरत नहीं देखी। निशा की अच्छाइयों को उन्होंने हमेशा अनदेखा किया। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। निशा ने उन्हें हमेशा माँ का दर्जा दिया, पर आज उन्हें लग रहा था क्या वो वाकई में माँ कहलाने के लायक हैं। ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ मम्मी जी, आपको दर्द हो रहा है? रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाती हूँ। जया जी की आंखों में आंसू देखकर निशा ने कहा। रुको निशा। जया जी निशा का हाथ पकड़कर बोली। बेटा, अब मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए अपनी बहू निशा को गले लगा लिया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।